दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। आपकी जो लास्ट वीडियो अभी के अभी अपलोड हुई थी, अभी दूसरी अपलोड हुई है ये, तो उस वीडियो में आपके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए थे। मैंने कहा था कि आपके 70 क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा उसमें कम अपलोड हो पाए थे, तो ये मैं भी साथ के साथ दूसरी वीडियो आपकी अपलोड की है। आगे के क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, चलिए देखते हैं। वहाँ पर हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे और आगे के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर बने हैं आपके आगे। इस स्लाइड में भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि लास्ट स्लाइड में आपको 10 क्वेश्चंस मिले थे। किन्हीं कारणों से वो वीडियो आपको बीच में ही मुझे बीच में रोकनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपका है, साधन की स्थानांतरित आय के ऊपर जो भी अतिरिक्त प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो पहले का आपका आंसर इसमें चला जाएगा, जल्दी से सोच लीजिए फिर मैं बता रही हूँ। तो पहले का आंसर जाएगा आर्थिक लगान। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। भूमि ही उत्पादन का एकमात्र साधन है जिसकी पूर्ति क्या होती है, पूर्णतः बेलोचदार होती है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए थर्ड पर चलते हैं। अर्थशास्त्र में सीमांत भूमि से तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर क्या होता है, उस पर कोई लगान उत्पन्न नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि, सारे लगान से यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं और इसमें से बनेंगे आपके एग्जाम में। तो फोर्थ का आपका तीसरे का हो चुका है अब है फोर्थ का आंसर जाएगा द आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि लगान उस समय उत्पन्न होता है जबकि, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक लगान तथा कुल लगान के अंतर को स्पष्ट करना है। मैंने कहा था ना कि अंतर जैसे वन लाइनर में आप तैयार कर सकते हैं। तो पांचवे का आपका जाएगा आर्थिक लगान कुल लगान का एक भाग होता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। कुल लगान में कौन कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं, इसमें आपको बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा है आपका इसमें प्रश्न। तो इसका आपका आंसर जाएगा 6 का आपका आंसर जाएगा द। उपरोक्त सभी कुल लगान में कौन कौन से तत्व होते हैं। भूस्वामी द्वारा जोखिम उठाने का पुरस्कार, भूमि के प्रयोग के लिए दिया गया लगान अर्थात आर्थिक लगान, भूमि सुधार पर लगी पूंजी का ब्याज तथा भूस्वामी के परिश्रम का पारितोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 आभास लगान बराबर है किसके बराबर है, बताइए जल्दी से। तो 7 का आपका आंसर जाएगा CTR और TVS के बराबर है। आभास लगान उस समय स्थिर लगान लागत के बराबर होता है जबकि, तो 8 का आंसर कौन सा लगा रहे हैं बात, तो बिल्कुल सही, वस्तु की कीमत AC के बराबर होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि दीर्घकाल में भी आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि, भूमि दीर्घकाल में भी आभास लगान उत्पन्न कर सकती है क्योंकि क्या कारण बनेगा उसका, तो उसका कारण बनेगा भूमि प्रकृति की देन है ना। आभास लगान कब उत्पन्न होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बन सकता है आपके एग्जाम में। तो 10वें का जाएगा द, अति दीर्घ काल में। इनको जरूर दिमाग में बैठा के रखिए, ऐसे प्रश्नों को ये जरूर बनते हैं एग्जाम में। और स्लाइड में आपके 11 प्रश्न हैं ना कि 10 है ना। आभास लगान हो चुका। आभास लगान से क्या तात्पर्य है बताना है। तो क्या तात्पर्य है यहाँ पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। आभास लगान के बारे में आप बताएंगे कि इससे क्या तात्पर्य है, क्या हो सकता है आभास लगान। और एक क्वेश्चन और था जिसमें बताया गया था कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उस प्रश्न का भी आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लाभ किसे कहते हैं, प्रश्न अच्छा है। शुद्ध लाभ और कुल लाभ में अंतर 1-2 लाइनें याद कीजिए। लाभ का जोखिम सिद्धांत किसने दिया, बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। लाभ के वहन सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, ये भी कीजिए। नव प्रवर्तन से क्या समझते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं ये लघु उत्तरीय, जरूर इनको तैयार कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाली स्लाइड में आपको कितने प्रश्न मिलने वाले हैं, पहले हम ये देखते हैं। इस स्लाइड में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है, लाभ होता है, क्या होता है लाभ। लाभ एक अनिश्चित अवशेष होता है। सकल लाभ क्या है, सकल देखते हैं सकल लाभ क्या है। सकल लाभ जाना जाता है आपके कुल आगम और कुल स्पष्ट लागत से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, लाभ के अनिश्चितता वहन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें। तीसरे का जाएगा क्लार्क ने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही है, क्या सही है निम्न में से देखना है। तो फोर्थ का आपका द जाएगा, इसको आप लगा लीजिए, ये बिल्कुल सही है और इसको नोट डाउन भी करें, ये बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करिए। 5वें का जाएगा द प्रोफेसर शुम्पीटर ने। क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? तो 6 का जाएगा आपका समाज के परिवर्तनों के कारण। क्लार्क के अनुसार लाभ उत्पन्न कैसे होता है? इस लाइन में आपको 6 प्रश्न मिले थे, 6 के 6 बहुत अच्छे प्रश्न थे, जरूर इनको पढ़ें। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में आ गए हम, कल्याणवादी अर्थशास्त्र क्या है? तो ये याद करना है। अर्थशास्त्र के उद्देश्य ये भी देख लीजिए, अंतर भी देख लीजिए, आर्थिक कल्याण क्या है ये भी देख लीजिए, और नैतिक निर्णयों का क्या स्थान है ये भी देख लीजिए। अब आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। अब देखते हैं इस स्लाइड में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको ओनली 3 मिलेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, और 3 के 3 ही प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। कल्याणवादी अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो आर्थिक नीतियों पर वांछनीयता के सिद्धांत को लागू करती है। यह परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो पहले का आंसर जाएगा प्रोफेसर रैडर की। चलिए दूसरा क्वेश्चन, सामान्य कल्याण का वह भाग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुद्रा रूपी मानदंड से संबंधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे का जाएगा आर्थिक कल्याण कहा जाता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि 4 यहाँ पर ऑप्शन है, कोई इसमें गलत है, बाकी 3 सही हैं। तो इसमें जो है बा वो है गलत है, ए आपका सही है, स सही है, द सही है। गैर आर्थिक कल्याण में हम देश प्रेम, ईमानदारी आदि को सम्मिलित करते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। कल्याणी अर्थशास्त्र में नैतिक मूल्यों का स्थान है। वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं के कारण संबंध बताता है। ये तीनों आपके MCQ के बेस पे भी बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आ गए हम बहुविकल्प पर। यहाँ पर आपके जो हैं क्या है, लघु प्रश्न नहीं लिए गए हैं, और इस स्लाइड में आपको मिलेंगे 4 प्रश्न। ठीक है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है, क्या है उपभोक्ता की बचत का आधार? तो इसमें जाएगा उपयोगिता ह्रास नियम। जरूर याद करें इसको। उपभोक्ता की बचत का विचार किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ड्यूपिट ने। सभी स्लाइड में अच्छे प्रश्न हैं, नोट डाउन जरूर करते रहिए। निम्नलिखित वस्तुओं में से सर्वाधिक उपभोक्ता बचत वाली वस्तु है, कौन सी है? तो तीसरे का आपका जाएगा द नमक। ये प्रश्न मुझे लगता है पहले भी आपको कराया जा चुका है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा, यहाँ से ये प्रश्न बनेगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपके ऑप्शन यही डाले जाए, ऑप्शन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक उपभोक्ता बचत वाली वस्तु है वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। चलिए तीसरा हो चुका है, फोर्थ को देखते हैं क्या कहता है। उपभोक्ता की बचत बराबर है, किसके बराबर है? यहाँ पर जाएगा उपभोक्ता द्वारा भुगतान देने की तत्परता और उपभोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान। चलिए देखते हैं अब आपके नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। यहाँ पर भी सीधे सीधे बहुविकल्पीय ले लिए गए हैं। अब इनमें जो है बहुविकल्पीय में, एक मिनट पीछे वाली स्लाइड पर थोड़ा जाना पड़ेगा हमें। हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपके सत्य असत्य है, ये यहाँ पर इनके आंसर है, चेक कर लीजिए। यहाँ से चेक करके इसको फिल तो कर लोगे, लेकिन इसको समझ भी लेना। हो सकता है यहाँ से आपके क्या बन जाए, MCQs बन जाए अलग से। अब जैसे प्रोफेसर हिक्स ने अपने लेख, तो यहाँ पर उनके लेख का नाम दिया गया है, तो इसको याद कर लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अब यहाँ पर इसने फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए हैं कि प्रोफेसर हिक्स ने क्या दे रखा है, उदासीनता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की बचत की विचारधारा प्रस्तुत की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर हिक्स ने किसकी सहायता से उदासीनता वक्र की जो विचारधारा प्रस्तुत की? तो बचत, उपभोक्ता की बचत। प्रश्न ऐसे ही बन सकता है, फिर ऐसे ही बन सकता है कि प्रोफेसर हिक्स ने उदासीन उपभोक्ता बचत की विचारधारा प्रस्तुत की किसके सहायता से? तो दोनों ही तरफ से प्रश्न घूमता है। प्रश्न किसी भी तरह से आपसे वो घुमाकर पूछेंगे, क्योंकि प्रश्न में कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन मैंने अभी तक देखा है जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, बहुत ही इजी वे में आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बशर्ते आपने कंसेप्ट क्लियर करके अपनी प्रैक्टिस सेट लगाए हों, लेकिन कंसेप्ट भी उसमें साथ में क्लियर किया हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और लास्ट के जो है आपके प्रीवियस के जो पेपर हैं उनको तो ज़रूर देख कर जाइए, है ना। उत्पादन फलन का संबंध है। अब देखते हैं इसमें प्रश्न का आंसर क्या जाएगा। इस वाली स्लाइड में आपको मिलेंगे 4 प्रश्न। ठीक है। तो पहले का आंसर जा रहा है उपयुक्त दोनों एक दी गई अवधि से प्रति इकाई समय से, है ना। उत्पादन फलन है, क्या है उत्पादन फलन? ये है उत्पत्ति के साधनों का।
अल्पकालीन उत्पादन फलन है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका जाएगा 3 का परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। फोर्थ क्वेश्चन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। यहाँ पर दीर्घकालीन के और यहाँ पर अल्पकालीन के उत्पादन फलन के। उत्पादन फलन क्या है इसके बारे में पढ़ लिया। फिर अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है इसके बारे में पढ़ लिया। दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है, सबको अलग अलग क्लियर कीजिए। तो फोर्थ का आपका आंसर जाएगा ब, पैमाने के प्रतिफल से। चलिए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में भी सीधे सीधे आपके MCQ ही लिए गए हैं। चलिए देखते हैं। पहला, परिवर्तनशील। पिछली स्लाइड पर फिर हमें जाना पड़ेगा। यहाँ भी आपके सत्य असत्य दिए गए हैं, वही पैटर्न है, देख लीजिए। सत्य असत्य है यहाँ पर, इसको चेक करिए अच्छे से। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स के नीचे ही आंसर दिए गए हैं। इनको करने का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी आपके MCQ निकलते हैं, यहाँ से भी आपका MCQ निकलेगा। उत्पादन फलन एक है तो वो नीचे 4 ऑप्शन डाल देंगे, लेकिन अगर आपको पता है अभी यांत्रिक है तो आप ऑप्शन पर सही टिक करोगे। तो तरीका ये होता है ना। चलिए अगली स्लाइड को देखते हैं, प्रश्न क्या है अगले। पहला प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम संबंधित है, बताना है इसमें किससे संबंधित है। इस वाली स्लाइड में आपके जो प्रश्न हैं 5 बनेंगे। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या जाएगा। तो इसमें जाएगा अल्पकालीन उत्पादन फलन से। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है जहाँ पर क्या हो जाता है बताना है। MP अधिकतम हो, AP अधिकतम हो, या फिर AP वक्र MP वक्र को ऊपर से काटे, या फिर MP वक्र AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे। तो दूसरे का आंसर आपका द ही जा रहा है। जल्दी से इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और उस वाले को भी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ के बिंदु पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस पर आप क्या करेंगे। AP अधिकतम होता है, MP अधिकतम होता है, TP अधिकतम होता है, सभी सत्य हैं। तो तीसरे का आंसर आपका जाएगा MP अधिकतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कुल उत्पादन TP गिरने लगती है तब परिवर्तनशील साधन श्रम की क्या होती है। AP शून्य होती है, MP शून्य होते हैं, AP ऋणात्मक होती है, MP ऋणात्मक होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 का आपका आंसर जाएगा द, ऋणात्मक होती है। गिरते हैं तो ऋण में जाते हैं, उठते हैं तो क्या में जाते हैं, बताइए जल्दी से। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता है, घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, न्यूनतम होती है। तो 5वें का आंसर जाएगा अ, घटती है। उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता क्या होती है, घटती है, बढ़ती नहीं है, घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बहुविकल्प दोबारा से आ चुके हैं। यहाँ पर आपके वो नहीं लिए गए, कौन से, जो आपके लघु लेकर आ रहे हैं हम। चलिए पहले देखते हैं इसमें कितने आपके प्रश्न बन रहे हैं। इसमें आपके 5 प्रश्न बन रहे हैं। समूह उत्पाद वक्र किस मान्यता पर आधारित है। पहले प्रश्न का उत्तर जाएगा द, उपरोक्त सभी पढ़ लीजिए इनको अच्छे से। समूह उत्पाद वक्र पर उत्पादन का परिणामात्मक स्तर क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, क्या रहता है, तो वह स्थिर रहता है समूह उत्पाद वक्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उत्पत्ति के साधन जब आपस में पूर्ण पूरक होते हैं तब समोत्पाद वक्र की स्थिति क्या बनती है, देखना है। तो तीसरे का आपका जाएगा द, अंग्रेजी अक्षर L आकार की हो जाती है या होती है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट डाउन करें, बन सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन में आर्थिक क्षेत्र की सीमाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो 4th का आपका आंसर जाएगा सी, ऋजु रेखाओं में। ये भी प्रश्न आपका इस वाली स्लाइड में मुझे लगता है सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट जा रहे हैं। समोत्पाद वक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं, कब होते हैं। 5वें का आपका ये प्रश्न आपका देखिए दूसरे तरीके से पूछा गया, जो कल मॉर्निंग में या कल जो आपको वीडियो अपलोड की गई थी, क्योंकि वहाँ भी ये प्रश्न बना था, लेकिन उन्नतोदर दूसरे तरीके से आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप देखते हैं नीचे आपके सत्य असत्य क्या हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ पर इनके आंसर है, इनको चेक करिए। फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, सारे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पोस्ट कर लीजिए और यहाँ पर इसको देख लीजिए। इसके नीचे उत्तर है, इस वाले के भी पोस्ट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसे भी करिए, लेकिन इनकी तैयारी आप कीजिए। अब चलते हैं पैमाने पर। आपका जो पैमाना है आपके सिलेबस में उससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पैमाने का विचार क्या है, अति अल्पकालीन है, अल्पकालीन है, दीर्घकालीन है, उपरोक्त सभी है।
तो क्या जाएगा इसका आंसर पहले का? तो जल्दी से सोचें आंसर क्या लगा रहे हैं आप। इसमें आपको स्लाइड में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। पहले का आपका सजा है, दीर्घकालीन है, पैमानों का विचार दीर्घकालीन है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन तो समझते होंगे ना। अल्पकालीन थोड़े समय के लिए, दीर्घकालीन ज़्यादा समय चलने के लिए। दीर्घकाल में साधनों का क्या है होता है? प्रयोग पैमाना बदलता है। जब आप ज़्यादा टाइम तक कोई काम करते रहते हैं तो बदलते रहते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा वीडियो डलती है, छोटी वीडियो होती है तो आवाज़ एक सी रहती है, लेकिन जैसे ही 10 मिनट से ऊपर हुई, 15 मिनट से ऊपर हुई तो हमारी भी आवाज़ चेंज होती रहती है ना। चलिए आगे चलते हैं। जब उत्पादन में अनुपातिक परिवर्तन साधन मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? पैमाने का घटता प्रतिफल। बहुत अच्छा प्रश्न है, जरूर नोट डाउन करें। आपका ये वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा क्या होती है? तो पैमाने को बताती है। यहाँ पर आंसर की है, इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? बाजार के अंतर्गत तत्व सम्मिलित होते हैं, निम्नलिखित। जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए, क्या सोच रहे हैं। इस स्लाइड में मिलेंगे आपको 5 प्रश्न। तो इसमें पहले का आंसर जा रहा है द उपरोक्त सभी क्रेता विक्रेताओं की उपस्थिति एक वस्तु स्वतंत्र है पूर्ण प्रतिस्पर्धा। किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैडम इतना ब्लर कैसे पढ़ लेते हो? तो आप ही इसको जूम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको जूम करके पढ़िए तो पढ़ लेते हैं आराम से। पता नहीं, मैं तो आराम से पढ़ती हूँ, आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ पाते हो? या फिर आप इसको रोटेट नहीं करते होंगे। आप रोटेट करके पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो? रोटेट करिए, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आप सीधे सीधे फ़ोन में देखते होंगे, तो इसको रोटेट करिए तो फिर बिल्कुल स्क्रीन भी बड़ी शो होगी आपको और प्रश्न भी अच्छे से दिखाई देंगे। ये ब्लर नहीं होते हैं, आप रोटेट नहीं करते हो तो सामने से आपको वो छोटा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले का आंसर बता दिया आपको, हाँ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है? तो दूसरे का आपका जाएगा पूर्ण प्रतियोगी बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित? चलिए पहले इसको देखते हैं। नहीं है पूछा है इसने, है ना। तो नहीं में चारों में से कोई एक नहीं होगा, बाकी 3 होंगे। तो तीसरे का जाएगा द विशिष्ट बाजार नहीं है, बाकी अल्पकाल भी है, दीर्घकाल भी और अल्पकालीन बाजार भी है। ये अति है, ये सिर्फ अल्पकालीन है। जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाउन करें। 4th का आंसर जाएगा अनियंत्रित बाजार। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, बनता भी है ये अक्सर। प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है? प्रतियोगिता की दृष्टि से हमें देखना है। तो 5वें का जाएगा थोक बाजार नहीं है। पूर्ण बाजार होता है, पूर्ण बाजार होते हैं का अधिकार होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब आपके क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नहीं है। तो अब क्या है, क्या करना है आपको? लाइक करना है, शेयर करना है, दोनों को प्लस करके काम करना है। और अगर लाल बटन को हिट नहीं किया, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो करिए, क्योंकि अभी हिस्ट्री करनी है, सोशियोलॉजी करनी है और इको का सेकंड पेपर भी करना है और उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर भी करना है मेरे साथ। ठीक है, तो करके जाइए। बेल आइकन को हिट और सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर और L+S भी करते रहिए।